हेलो, नमस्कार, वंदन और अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि 12 जनवरी 2018 को हुआ था। और ये पेपर है ज्योग्राफी का। तो इस पेपर को देखने से एक समझ विकसित होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो एक प्रकार का डर जो हमारे मन में रहता है वो निकल जाएगा, क्योंकि एकदम सिंपल सटीक क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पशुपालन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन दे रखे हैं कि भूमध्य रेखीय, या प्रेरी एवं स्टेपी उष्णकटिबंधीय, या फिर ध्रुवीय प्रदेश। तो यहाँ पर पशुपालन की बात कर रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्रेरी एवं स्टेपी प्रदेश, यानी कि एक तरह से घास प्रदेश होते हैं और पशुपालन के लिए सर्वाधिक विकसित प्रदेश है। नेक्स्ट है कि मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये सीधा सिंपल क्वेश्चन है, और ये थे अनेक्सिमेंडर। और यदि इसकी बात करें हम, नेक्स्ट है हमारा द गाइड टू ज्योग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तकें यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पुस्तकों से पूछा जाता है, यानी कि जो इसके राइटर हैं वो हैं टॉलेमी। टॉलेमी की बात करें तो इन्होंने बंगाल की खाड़ी का मानचित्र बनाया था, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है कि हार्टसोन के अनुसार आधुनिक भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विधि पर किसके अग्रणी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक चिंतन की दिशा निर्धारित की? तो ये कौन है? तो ये महोदय हैं रिचथोफेन। नेक्स्ट है लेवेंसराम की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो ये है रेटजेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है? यानी कि जो रेटजेल महोदय हैं उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक की बात कर रहा है, तो ये है एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन एकदम से सिंपल हैं, और जो इसकी लैंग्वेज इस तरह से इन्होंने पूछा है, एकदम से कहना चाहिए सटीक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर है। इसमें है कि निम्नलिखित में से भूगोल में प्रसिद्ध निश्चयवादी, यहाँ पर प्रसिद्ध निश्चयवादी की बात की है, तो ये थी सैंपल, क्योंकि इन्हें एक तरह से कट्टरवादी निश्चयवादी कहा गया। नेक्स्ट है कि कल्याणकारी भूगोल की मूल अवधारणा निम्नलिखित किसी एक के विश्लेषण पर बल देना है। यानी कि जो कल्याणकारी भूगोल है उसको आप अगर एक लाइन में उसकी परिभाषा देना चाहेंगे तो क्या है, उसकी मूल अवधारणा पूछ रहा है। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो होगा संतुलित प्रादेशिक विकास, यानी कि संतुलित प्रादेशिक विकास, सभी का विकास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कोई एक का जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि प्रतिफल है? तो ये जनसंख्या भूगोल से क्वेश्चन है, और इसका आंसर है प्रजननता तथा मात्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय जनसंख्या समूह का एक कारक है? तो यहाँ पर कारक की बात करें, यहाँ यूरोपीय जनसंख्या समूह की बात की गई है, तो इसमें है नगरीयकरण का उच्च स्तर, यानी कि हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व को किसने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, और ये थे एडवर्ड एकरमैन महोदय। तो ये एकदम से सिंपल सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट बात करें अब, तो ये है क्वेश्चन हमारा
इसमें है कि कोटि आकार नियम, प्राथमिक नगर का सिद्धांत, केंद्र स्थल सिद्धांत, और इन्होंने दे रखा है नगरीय भूमि उपयोग का सेक्टर सिद्धांत, यानी कि इनको आपको मिलान करना है। तो ये मिलान करने की बात है, तो आप देखेंगे इसमें कोटि आकार नियम है, वो है जीके जिफ का। अगर हम प्राथमिक नगर का सिद्धांत, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ये अलग अलग से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कोटि आकार का नियम कई बार पूछा गया है। अभी राजस्थान का था आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसमें आता है आपका प्राइमेट सिटी वाला है, ये मार्क जेफरसन का है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। केंद्र स्थल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्रिस्टोफर महोदय का। अब एक बचा आपका, वो हो जाएगा होयट और डेवी का। तो नेक्स्ट इसी प्रकार से आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में नाभिकीय अधिवास बहुधा पाए जाते हैं। तो ये है नाभिकीय अधिवास की बात कर रहा है, जो कि देखा जाए तो शुष्क प्रदेश में, यानी कि अधिवास भूगोल से भी यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है कि नगर की आकारिकी पर प्रभाव डालने वाला सबसे प्रमुख कारक है, यानी कि जो नगर का आकार है, जो आकारिकी है उसकी, उस पर प्रभाव डालने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा। ये सारे कारक तो हैं, लेकिन इनमें से भी बेस्ट पूछ रहा है, तो ये है आपका बसाव स्थल, यानी कि वो स्थान किस प्रकार का है, उस प्रकार से वहां की आकारिकी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि वर्गेस के संकेंद्रित खंड सिद्धांत में अच्छे आवासीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। ये इन्होंने केंद्र सिद्धांत दिया है, उसे आप देखेंगे तो उसमें 4 खंड हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि अच्छे आवासीय क्षेत्र की बात कर रहा है, तो जो खंड नंबर 4 है वो आवासीय क्षेत्र की बात करता है। अधिवासों के मध्य अलगाव बिंदु के सीमांकन हेतु फुटकर व्यापार सिद्धांत नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर मध्य अलगाव की बात तो की है, लेकिन अगर मध्य अलगाव का ही पूछ रहा होता तो हमारा आंसर सही होता पीढ़ी कर्णवास। लेकिन पूछ रहा है कि के सीमांत हेतु, यहाँ पर फुटकर व्यापार सिद्धांत की, ये थोड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें सही होगा आपका रैली। सीधे भी पूछ सकता था फुटकर व्यापार सिद्धांत, तो आपका रैली जाता, लेकिन यहाँ पर उसने फंसाने की कोशिश की है स्टूडेंट को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 47। कृषि उत्पादकता के मापन का सूत्र किसने दिया था। तो जो कृषि उत्पादकता के मापन का सूत्र है वो दिया था एम शफी ने। नेक्स्ट है 48 नंबर कि नीचे वर्गेस के मॉडल के अनुसार नगरीय संरचना के 4 सकेंद्रीय पेटियां दी गई हैं और केंद्र से बाहर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ये केंद्र है यहाँ पे, तो इधर जो बाहर की तरफ को आप इनको इस तरह से व्यवस्थित करवा रहा है कि किस तरह से जा रहा है आगे। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले 3, फिर नंबर 1, फिर 4 और फिर सेकंड नंबर आएगा। इस प्रकार से हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें है कि सस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण की वीवर की तकनीक का बाद में किस विद्वान द्वारा सुधार किया गया, जिसने विचलन ज्ञात करने हेतु ED² के स्थान पर AD² का सुझाव दिया। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये ही पूछना होता उसे तो वो कहता कि वीवर की तकनीक, ये तो वीवर की तकनीक है, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें सुधार किसने किया, और सुधार किया था तो उसने क्या दिया, तो उसने क्या दिया था ED²। अब उसी की बात कर रहा है कि उसको किसने पूछा है, तो वो सुधार किया था
SM रफी उल्लानी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है और इसमें पूछा है कि स्वतंत्र उद्योग यानी कि स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं इसे, और ये है आपका ऑटोमोबाइल उद्योग, यानी कि जिस उद्योग के लिए हमें कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता उसी को हम कहते हैं स्वच्छंद उद्योग कहें, स्वतंत्र उद्योग कहें, और या फिर उसको हम फुट लूज इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, उसमें है कि कौन सा देश चीन का राइल बाउल कह रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये मिस्टेक किया है और यहाँ पर क्या है आपका राइस बाउल। तो राइस बाउल कौन सा है, तो ये है यांगजी बेसिन चांगजिया। नेक्स्ट है कि नकद निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है। तो जो मिश्रित खेती होती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें किया जाता है पशुपालन और उसके साथ साथ फसलों की खेती, यानी कि दोनों ही काम होते हैं, उसे ही हम मिश्रित खेती कहते हैं। तो यहाँ पर जो खेती के प्रकार हैं वहां से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में व्यापारिक मत्स्य उद्योग अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपका आंसर तो शीतोष्ण हो गया, लेकिन ये क्यों है अगर देखेंगे आप तो शीत और उष्ण यानी कि दोनों का मिलन, जैसा कि आपने देखा है कि गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं यहाँ पर मिलती हैं तो वहां पर प्लैंकटन उत्पन्न होता है और जो कि मछलियों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है, वो उनका भोजन है। तो जहाँ भोजन मिलेगा व्यक्ति वहीं रहेगा। तो अब जब मछलियां हैं तो वो भी इसी प्रकार से वहीं रहेंगी जहां पर उन्हें भोजन मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा शीतोष्ण सागर। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब देश इस्लामिक पेटी में नहीं है, यानी कि इस्लामिक पेटी के अंतर्गत नहीं आता, तो वो आपका है टर्की। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सीमा के निर्धारण का आधार है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि जो भी बॉर्डर लाइन लगाई जाती है उसकी बात कर रहा है, किस प्रकार मतलब लगाई जा सकती है, उसका आधार क्या रखेंगे। तो प्राकृतिक भी हो सकता है, ज्यामितीय भी हो सकता है और सांस्कृतिक भी हो सकता है, यानी कि सभी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी आधार एक हो सकता है। अगर आप कोई भी बेस की बात कर रहा है, बाउंड्री की बात कर रहा है, अगर आप बाउंड्री लगा रहे हैं तो उसका आधार कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से सभी कह सकते हैं। किसने राज्य का जैविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये थे रेटजेल महोदय, जिन्होंने कि राज्य का जैविक सिद्धांत यानी कि राज्य को एक जीव की तरह इन्होंने बताया कि किस प्रकार का उसका मतलब प्रारंभ होता है और फिर किस प्रकार से उसका अंत होता है। अवस्थाओं के द्वारा जिस प्रकार से मानव का है उसी प्रकार से इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक उभयनिष्ठ सीमा है, यानी कि सबसे अधिक। तो वो आपका यूपी है, जिसकी कि सभी राज्यों से अधिक राज्यों से उभयनिष्ठ है ये। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 58 नंबर है कि सामरिक अवस्थिति रखने वाला जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है। अगर आप जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की बात कर रहे हैं तो आप अटलांटिक महासागर, जो कि आपको पता है, उसके साथ ही भूमध्य सागर। इसके बाद हम आगे देखें तो महासागरीय शक्ति पर आधारित भू राजनीतिक संकल्पना किसने प्रस्तावित की। यहाँ पर उसने थोड़ी मिस्टेक की है, कितने नहीं किसने। तो ये थे एल्फ्रेड थियर महान, इन्होंने ही ये संकल्पना प्रस्तुत की थी और इनकी संकल्पना से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है कि स्लेज क्या है। ये तो सभी जानते हैं कि स्लेज क्या है। एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी को हम क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रादेशिक नियोजन की चार्डविक विधि 1971 में आई थी, कितनी अवस्थाओं में विभाजित है। तो ये है 4 अवस्थाओं में, यानी कि सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है
इसमें आपका कोई फैक्ट नहीं है जो कि आपको चुनना पड़ेगी किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। नेक्स्ट है कि कौन सा कारक प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि सामाजिक सूचक नहीं है, तो यहाँ पर मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यही होगा कि जनसंख्या में तृतीय कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो नहीं है। वैसे इसका आंसर दिया गया था ये 3rd नंबर, लेकिन जहां तक मैंने देखा है तो मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। और बाकी तो ये जो भी आयोग के द्वारा दिया गया है वही है। नेक्स्ट, प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में निम्नलिखित में से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता, यानी कि ध्यान में नहीं रखा जाता पूछ रहा है। जहां पर भी नहीं आए आप वहां पर अंडरलाइन कर लें, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ये है भाषा। नेक्स्ट है कि प्रति चुंबक की अवधारणा संबंधित है, तो प्रति चुंबक की अवधारणा है वो संबंधित है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना से। नेक्स्ट हम बात करें तो ये है हमारा क्वेश्चन कि भारत में विकास खंड स्तर पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP की बात की है, कब प्रारंभ हुआ था। तो IRDP की बात करें तो ये प्रारंभ हुआ था 1978 से 79। नेक्स्ट है कि माउंट आबू निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसी एक में स्थित है। तो माउंट आबू गुरु शिखर, यानी गुरु शिखर से क्वेश्चन अक्सर बन रहे हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से पूछे ही जा रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमाया भी जा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये है कि कर्क रेखा। कर्क रेखा से भी अक्सर क्वेश्चन बन रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो यहां पर आपका हो जाएगा कि त्रिपुरा, राजस्थान और मिजोरम और छत्तीसगढ़। और उसके बाद में क्वेश्चन है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है जो कि राज्य उसने दिए हैं, तो ये हो जाएगा यूपी। नदी बेसिन के क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि इसके सामने जो भी इनका क्षेत्रफल है उसको मैंने लिख दिया है। तो सबसे ज्यादा है हमारा कृष्णा नदी का, यानी कि 2,58,948 है, और बाकी का इतना नहीं है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर है कि इनमें में से कौन सा एक भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि झरिया कोयला क्षेत्र है, और कोयला वाले चैप्टर से अक्सर क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आंकड़ों से पूछ ले और या फिर उसके प्रकारों से पूछ ले, कोयला कितने प्रकार का होता है, या फिर कहाँ कहाँ कैसे पाया जाता है, या फिर वर्ल्ड लेवल पर पूछ ले। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा ज्वारीय पत्तन है। तो यहाँ पर जो ज्वारीय पत्तन की बात की है तो कोलकाता और हांगकांग ज्वारीय पत्तन है। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई हैं नदी परियोजनाएं हैं और उनको आपको नदी से मिलान करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है जैसे कि तुलबुल है तो वो झेलम, जब तुलबुल झेलम यानी कि बी का आपका 4 हो जाएगा। तो बी का 4 यहाँ पर दो में है, तो आप नेक्स्ट मिलाएंगे कोई भी, नागार्जुन मिला सकते हैं तो कृष्णा हो जाएगा, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। तो जब डी का 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि आपका सही कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि प्रवाह मानचित्र यानी कि फ्लो मैप्स का प्रयोग किसके प्रदर्शन हेतु किया जाता है। अब यहाँ पर इसने फ्लो मैप भी लिख दिया है और ट्रैफिक प्रवाह फ्लो भी लिख दिया है, तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन सिंपल है एकदम से। नेक्स्ट है कि कौन समक्षेत्र प्रक्षेप है। अब यहाँ समक्षेत्र प्रक्षेप की बात करें तो 2 है, एक तो आपका ये है और ये आपका ये है, यानी कि आंसर हो जाएगा मौलवी और बोन प्रक्षेप। नेक्स्ट है क्वेश्चन सूची दी है, मिलान करवाया है, और ये आपका जो प्रयोगात्मक भूगोल है उससे ही लिया गया है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि थियोडोलाइड
क्लाइनोमीटर, एनेमोमीटर, हिप्सोमीटर, यहाँ पर थियोडोलाइड है, थियोडोलाइड और क्लाइनोमीटर जो कि जो प्रयोगात्मक भूगोल है उसके अंतर्गत ही आता है। तो उससे मिलान करवाने की बात कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो थियोडोलाइड है वो आपका मिल जाएगा कि लंबवत और क्षैतिज कोण, जैसा कि यहाँ पर मिला रखा है। क्लाइनोमीटर है लंबवत कोण नापता है ये केवल। अगर हम एनेमोमीटर की बात करेंगे तो ये पवन की गति मापता है। हिप्सोमीटर की बात करेंगे तो ये किसी स्थान की निरपेक्ष ऊंचाई निर्धारित करता है। यानी कि उपकरण है और ये उपभोग है। यहाँ कि आप दो उपकरणों के बारे में तो अच्छी तरह से जानते होंगे, तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि 33 किलोमीटर समुद्र तटीय रेखा को स्थलाकृतिक मानचित्र में 13.20 सेंटीमीटर प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र के उपलक्षक भिन्न निम्न में से कौन सा होगा। यहाँ पर उपलक्षक भिन्न पूछ रहा था, और अगर हम इसे सॉल्व करते यानी कि जो किलोमीटर है उसे हमें सेंटीमीटर में बदलना था। सबसे पहली बात ये थी। तो इस क्वेश्चन को मैंने किलोमीटर को उसमें आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं, मीटर को फिर सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसे समझना है अच्छी तरह से तो आप इसकी वीडियो एक बना के रखी है मैंने, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी किस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि जन आवृत्तियों की एक श्रृंखला श्रेणी के वितरण की प्रकृति सममितीय है, तब निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये अक्सर क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। यदि आपको बहुलक निकालना है, माध्यिका आपकी ये माध्यिका है, माध्य है, तो उसमें आप 3, इसमें आप 2 माइनस कर देंगे इसको, तो आपका क्या निकल कर आ जाता है, बहुलक निकल कर आ जाता है। तो ये सिंपल ही इन्होंने पूछ लिया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नेक्स्ट है आपका बहुलक के बाद है आपका निम्न में से कौन सा एक सह संबंध गुणांक मूल्य संबंध कोटि के साथ सुमेलित नहीं है। यानी कि बाकी सुमेलित है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नहीं, तो नहीं पर आप टिक करेंगे सबसे पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, एक लिस्ट है उसे आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत दूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है। तो दूर संवेदन संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि लिस्ट 4 संवेदक का स्थानिक रिजोल्यूशन। यहाँ पर स्थानिक रिजोल्यूशन की बात कर रहा है, तो स्थानिक रिजोल्यूशन के बारे में बात करें आप तो देखिए फर्स्ट का भी पूछ सकता है, ठीक है, सेकंड का भी पूछ सकता है और थर्ड का भी पूछ सकता है। और आपका फोर्थ का तो पूछा ही है, तो फोर्थ का कितना है, फोर्थ का है आपका 5.8। अगर हम थर्ड की बात करें तो 23.5, अगर हम सेकंड की बात करें तो 36, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो 72। इन्हें आप लर्न कर लें। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार नहीं है। यहाँ पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, उसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सागंतल प्रसरण आता है, माध्य पे विस्थापन भी, पुरा चुंबकत्व की बात भी उसमें की गई है। लेकिन यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन है, ये देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट है आपका कि इनको आपको मिलान करना है। अपर्दन के कारक हैं, बनी स्थलाकृतियां हैं। एक बार आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप इन्हें इंग्लिश में भी देख लें। जो भी स्थलाकृतियां हैं, जो भी उनके शब्द हैं, उनको आप इंग्लिश में भी देख लें एक बार, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है। अभी एक एग्जाम हुआ था तो उसमें पोथोल्स ही उसने पूछा था, डायरेक्ट उसने पोथोल्स पूछा था, जलगर्तिकाएं नहीं दिया गया था उसमें। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है कि संरचनात्मक बेंच का निर्माण किस क्रिया से होता है। तो संरचनात्मक जो बेंच है उसमें नदी घाटी में विभिन्नात्मक जो अपर्दन होते हैं उनके कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जो हिमालय है, हिमालय की मुख्य सीमांत भ्रंश के मध्य स्थित है। यानी कि जो हिमालय मुख्य सीमांत भ्रंश है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शिवालिक एंड लेसर हिमालय, यानी कि
इसके मध्य स्थित है। और कभी कभी इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है कि MBF, यानी कि जो मुख्य सीमांत भ्रंश है, इसे इंग्लिश में भी लिखकर दे सकता है। तो आप सही तरह से देखें। निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा विशालतम मरुस्थल है? अब यहाँ विशालतम मरुस्थल की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल विशालतम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक ऋतु क्षरण के प्रकार तथा दर को प्रभावित करते हैं? ऋतु क्षरण के प्रकार और दर की बात करें तो यहाँ पर हिमानी जलवायु, चट्टानों की संरचना और उच्चावच, यही 4 हैं जो इसमें प्रभावित कर रहे हैं। वनस्पतिक आवरण से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हम देखें तो ये है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार किसके क्रियाकलापों के कारण पेडेस्टल सेलों का निर्माण होता है? अब यहाँ पर पेडेस्टल सेल पूछ लिया है उसने, और हो सकता है कि पेडेस्टल सेल ना पूछकर कुछ और नाम भी इसमें पूछ सकता है, तो इसको आप लर्न रख सकते हैं। इसको आप पूरी तरह से देख लें, यहाँ पर इंग्लिश में ही वर्ड दिया गया है, यानी कि जो छत्रक शिला है उसकी बात की गई है। इसमें जो छत्रक शिला है उसकी बात की गई है, लेकिन यहाँ पर पेडेस्टल सेल दे रखा है उसे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि तापमान का सामान्य अनवनत दर कहाँ पाया जाता है? तो सामान्य अवनत दर की बात कर रहा है, ये आपका ट्रोपोपोज में पाया जाता है। यहाँ पर आपका क्षोभ मंडल की बात की है। क्षोभ मंडल में क्या पूछा है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल का नामकरण किसने किया था? तो ये आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और ये किया था टीजरेंस डिवोट ने। नेक्स्ट है कि कोरियालिस प्रभाव किस कारण से उत्पन्न होते हैं? तो अगर हम कोरियालिस प्रभाव की बात करें तो ये पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही आता है। और एक बात ध्यान रखें कि कोरियालिस प्रभाव वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। अक्सर पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर बी वर्ग की बात की है यहाँ पर, तो इनके जो वर्ड हैं उनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है मोस्ट इंपोर्टेंट। बाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण से अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे जीटी त्रिवार्था, और त्रिवार्था की बात की कि इन्होंने 100% सौर विकिरण में से कितना प्रतिशत वायुमंडल के विभिन्न गैसों द्वारा अवशोषित किया है? तो ये है आपका 20%। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में हल्की वर्षा किस कारण से होती है? ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है। कभी किसी प्रकार से पूछ लेता है तो कभी किसी प्रकार से। यहाँ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी दे देता है कि उत्तर पश्चिम में सर्दियों के मौसम में जो बारिश होती है वो किससे होती है। तो यानी क्वेश्चन का प्रारूप बदलता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से तैयार हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर है कि भूमंडलीय उष्मीकरण के बारे में कथन दिए गए हैं। तो भूमंडलीय तापीकरण औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि भूमंडलीय उष्मीकरण का मुख्य कारण पृथ्वी के वायुमंडल में SO2 का संग्रहण है। तो सेकंड तो आपको दिख रहा है कि गलत है, और ये पहला वाला यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पूछा है कि प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है डेली, रिगिनॉल ए डेली इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊर्जा में चूना प्रधान कौन सा है? यानी कि सिरका प्रधान होता है, चूना प्रधान होता है। तो चूना प्रधान की यहां पर बात कर रहे हैं तो पहला और टेरिपोड है, और क्या है? ग्लोब जेरिना। तो इस प्रकार से जो आंसर है वो बन जाएगा आपका डी नंबर। और इसी प्रकार से अगर सिल्का पूछ ले तो जो बचा वो कौन सा हो जाएगा? सिल्का, यानी कि रेडोलेरियन और डाइटम। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 97, और यहाँ पर कह रहा है कि किस सागर में 37% से 41% के मध्य लवणता, यानी कि लवणता की बात की, और लवणता ये लाल सागर में इतनी मिलती है। और क्वेश्चन काफी अच्छा है, रिपीटेड भी है। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत संबंधित है।
किसकी उत्पत्ति से? तो यहाँ पर है ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रगतिशील तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो विलियम व्हीबल ने दिया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन इर्द गिर्द ही घूमते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेटी अश्व अक्षांश कहलाती है? तो यहाँ पर आपका ये है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण सामान्यतया जन्म देता है। तो ये जन्म देता है क्लाइमैक्स को। और इस प्रकार से आपके ये 70 क्वेश्चन हुए। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो 70 क्वेश्चन है ये 70 क्वेश्चन ही ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं सब्जेक्ट के, और 30 क्वेश्चन है वो जनरल यानी कि जीके से पूछे जाते हैं। और उसके अलावा इनकी अगर मार्किंग देखेंगे आप तो जो 100 क्वेश्चन है वो 200 नंबर के होते हैं। तो इसी प्रकार से आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पेपर का जो कार्यक्रम है वो आपका डेली चलेगा, क्योंकि एग्जाम आने ही वाला है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।